सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज 9th के कोर्स के कृतिका बुक का यानी कि कृतिका जो आपकी बुक है दूसरी बुक उसका पाठ मेरे संग की औरतें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदुओं से पहले मैं आपको परिचित करवा दूँ। इस पाठ में है कौन कौन और किस किस से लेखिका यानी कि मृदुला गर्ग प्रभावित हुई हैं और उनके जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा है। ये पाठ मेरे संग की औरतें एक संस्मरण शैली में लिखा गया है। उनके जीवन में कितनी स्त्रियां आई जिनसे वो प्रभावित हुई इसके बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर स्त्री कोई भी हो, अगर वो चाहे परंपरागत तरीके से घर में रहते हुए भी लीक से हटके काम कर सकती है। पाठ के शुरू में क्या जिक्र हुआ है वो भी इसमें बताऊंगी। उससे पहले आपको यहाँ कैरेक्टर्स बता दूं कि कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पर लेखिका की नानी जी हैं जिनसे बहुत प्रभावित हैं लेखिका। फिर नानी के स्वभाव के बारे में बताया गया है। दूसरा, लेखिका के नाना जी हैं, लेखिका ने नाना के स्वभाव के बारे में बताया है। तीसरा, नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा, इनका बारे में लेखिका ने बताया है। फिर लेखिका ने बताया है पिताजी के बारे में। फिर लेखिका ने माँ के स्वभाव के बारे में बताया कि किस तरह ससुराल में उनका जो बर्ताव था वो सबको अट्रैक्ट करता था और ऐसी क्या चीज़ थी, उनकी विशेषताएं क्या थी दूसरों के साथ घुलने मिलने की। फिर उसके बारे में बताते हुए लेखिका ने दादी के बारे में बताया है कि उनकी दादी कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। फिर परदादी जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जिनसे बहुत कुछ सीखा लेखिका मृदुला गर्ग ने, और इस कहानी में कौन कौन सा किस्सा आया परदादी का जिससे इस कहानी को और सुंदर पड़ाव, जिसे आप कह सकते हैं एक अच्छा सा प्रसंग मिला। फिर एक चोर आया इस कहानी में, उसका परदादी से किस तरह हुआ मेल मिलाप और किस तरह हृदय परिवर्तन हुआ। फिर मृदुला गर्ग ने बताया अपनी 5 बहनों के बारे में, 5 बहनों के बारे में बताया। फिर एक भाई के बारे में बताया जिसमें सबसे बड़ी बहन उनकी थी मंजुल भगत, जिनको घर में रानी के नाम से जाना जाता था। ऐसा था कि उनके पिताजी ने अपनी बेटियों के नाम 2-2 रख दिए थे, घर का नाम अलग रखा दिया था, बाहर का नाम अलग रख दिया था। फिर उनकी बहन आई, लेखिका की दूसरी बहन थी उमा। फिर चित्रा आई, चित्रा का भी उन्होंने नाम रखा। उमा लेखिका की बहन नहीं, लेखिका स्वयं ही थी। लेखिका का जो नाम था वो पिताजी ने उमा रख दिया था घर का, ठीक है। फिर चित्रा आई और चित्रा का घर का नाम था गौरी। तो इस तरह जब बाहर वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये 2-2 नाम क्यों रखते हैं, ताने मारने शुरू कर दिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटियों का नाम एक एक रखना शुरू कर दिया। फिर उनकी बहन रेनू आई, अचला आई जो इंग्लिश की बहुत अच्छी लेखिका बनी, राजीव उनका भाई, 5 बहनों के बाद 6वां उनका भाई था। जो भाई था वो राजीव, वो भी हिंदी का बहुत अच्छा लेखक था। और शादी के बाद सरनेम बदल जाते हैं, जैसे कि मैंने मृदुला गर्ग बताया कि किस तरह आगे मैंने एक जैन परिवार का वो भी बताया अप्रिय संग्रह उसके बारे में। तो मृदुला गर्ग ने गर्ग नाम जो था वो अपने पति के नाम के पीछे का सरनेम रख लिया था। फिर उन्होंने बताया इस पाठ में कि लेखिका की शादी हो गई थी। लेखिका शादी करने के बाद जब कभी बिहार गई होंगी तो उन्होंने देखा वहाँ पर महिलाएं जो है वो पुरुषों से पर्दा करती थी, यानी कि खुलकर किसी के सामने नहीं आती थी। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक नाटक का मंचन किया। उस नाटक में ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, औरतों को आगे लाने के लिए किया। उसके बाद उन्होंने पाठ में बताया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी होती है और शिक्षा पर सबका कितना अधिकार होता है, उसके बारे में बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि उनका जो दृढ़ संकल्प है ये उनका स्वाभाविक गुण है। फिर उन्होंने अपने किस्म की रेनू यानी कि अपनी बहन रेनू के बारे में बताया। रेनू के बारे में क्यों बताया, क्योंकि वो रेनू जो थी वो पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन घर पे पिताजी का कंट्रोल इतना अच्छा था, डिसिप्लिन इतना अच्छा था कि वो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम बीए करोगी, तो रेनू को ज़बरदस्ती बीए करनी पड़ी। तो सारे काम ये लेखिका या लेखिका की बहनें या नानी या दादी जिनसे भी लेखिका प्रभावित हुई, लेखिका ये कहना चाह रही है कि ये नानी और परदादी जो थी वो लीक से हटके काम करती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सम्मान को दाव पे लगा देती थी, रिस्पेक्ट पूरी मिलती थी। लीक से हटने का मतलब ये नहीं है कि सारे ऊटपटांग काम करना। शुरू में ज़रूर उनके कामों का विरोध किया जाता था, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट पूरी दी जाती थी जब समय में आता था कि उन्होंने इस
चीज़ को सामने रखकर, यानी कि इसको सामने रखकर इस चीज़ के संदर्भ में ये काम किया है, तो उन्होंने लीक से हटके इस चीज़ को नाम दे दिया। नानी जो परदादी है उसके स्वभाव से प्रभावित जो लेखिका थी, उन्होंने ये भी बताया है कि उनके घर में लड़की लड़के को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। तो आइए अब हम और भी किस्से इस कहानी के सुनेंगे। पाठ शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अब कृतिका का पाठ, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इस पाठ को ध्यान से समझिएगा। जिस भी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आए, उस शब्द का अर्थ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मेरी एक नानी थी। सुन लीजिए पाठ ध्यान से बच्चों। मेरी एक नानी थी, ये लेखिका बता रही है। तो लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। अब लेखिका बता रही है कि उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। कहने का अर्थ क्या हो गया बच्चों? कहने का अर्थ ये हुआ कि नानी से तो कहानी नहीं सुन पाए, लेकिन हम 3 बहनें जो थी लेखिका बन गई, यानी कि दूसरों को कहानी सुनाने वाली बन गई और खुद कहानियाँ कहने लग पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। यहाँ मर्म शब्द का अर्थ है बच्चों रहस्य। ठीक है, कहते नानी की कहानी तो हमने भले ही ना सुनी हो, लेकिन जब सुनी भी हो तो बहुत बाद में जाकर उनका असली मतलब समझ में आया हमें। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, यानी कि ट्रेडिशनल, जो परंपरा के अनुकूल चलती है, पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी, पर्दा करने वाली जो औरत होती है वो थी। पहले तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हमारी नानी में क्या क्या विशेषताएं थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री क्या होता है बच्चों? वकालत पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, यानी कि जिंदगी बिताने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि नानी जैसे जीती थी वैसे ही रही, नानी पे कोई असर नहीं पड़ा इस चीज़ का। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इच्छा आकांक्षा होती है किसी चाहत, यानी कि कोई विश। उन्होंने कभी अपनी डिमांड नहीं रखी किसी के सामने, ना अपनी विश किसी को बताई, ना अपनी पसंद नापसंद का इजहार पति के सामने होने दिया, यानी कि व्यक्त नहीं होने दिया, बताया नहीं। तो आइए पाठ के अगले हिस्से में चलते हैं। पाठ के अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे बच्चों, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी कि अब नानी को लगने लगा कि बीमार रहने लग पड़ी हैं, तो हो सकता है उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया, तो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात ने खाई कि उनकी 15 साल की एक इकलौती बेटी है जिसकी शादी करनी है। तो वो एकदम मुँह जोर हो उठी, मुँह जोर होना, बहुत बोल उठी, बहुत तेज़ी से। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। यानी कि जो औरत पर्दे में रहने वाली थी, आज उसने पर्दे का लिहाज भी नहीं किया, यानी कि सारा संकोच त्याग दिया। और क्या नाना से कहा? नाना से कहा कि वो उनके दोस्त, उनके फ्रेंड प्यारेलाल शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलना चाहती हैं। और परिवार के सारे लोग सब दंग हैरान रह गए, सारे हैरान हो गए कि ये औरत, जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, कि ऐसी औरत जो, यानी कि अपनी नानी, जिन्होंने कभी दूसरे मर्द से तो छोड़ो, अपने मर्द से, यानी कि अपने पति से मुंह खोलकर इतनी बातें नहीं की, आखिरी वक्त में वो किसी स्ट्रेंजर से क्यों मिलना चाहती है, किसी अजनबी से क्यों मिलना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी, अब नाना तो समझदार थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वक्त की कमी है और मौके की नज़ाकत को ध्यान में रखना है, तो क्या किया, उन्होंने बुला लिया अपने फ्रेंड को। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, यानी कि अपने साथ ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। बीबी के हुजूर में पेश कर दिया मतलब सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आगे देखें। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज होना मतलब आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है, यानी कि अंग्रेजों के हुकूमत का पालन करने वाले हैं,
क्योंकि वो अंग्रेज़ों की बड़ी तरफदारी करते थे, बड़े फ़ैन थे उनके। और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार क्या होते हैं बेटे? जो साहब मतलब अंग्रेज़ों की जी हजूरी में लगे हुए हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ों के घर में उनकी बेटी की शादी हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा कोई नहीं समझ सकता था कि नानी जो पर्दानशी औरत थी उनके मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जोश था। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। कहता कि इतना तो समझ में आ गया कि उनकी जो निजी लाइफ थी उसमें वो काफ़ी फ्री माइंडेड औरत थी, आज़ाद ख्याल वाली थी, स्वतंत्र विचारों वाली थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की। कहता कभी उन्होंने नाना से कोई सवाल जवाब नहीं किया, उनकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को अपने ढंग से जिया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ होता है डल लाइफ, नीरस लाइफ। क्यों नीरस? क्योंकि सुबह उठो, घर का वही कामकाज करो और उसके बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो जाती है, अगला दिन फिर से शुरू हो जाता है। तो इस तरह पारंपरिक जो परंपरा के अनुकूल, घरेलू और डल यानी कि उबाऊ, नीरस, वही रूटीन और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहता है कि आप समझ में आए कि असली आज़ादी किस में होती है? असली आज़ादी होती है कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। तो नानी ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। तो जो मृदुला गर्ग थी अपनी नानी से भी बड़ी प्रभावित थी। अगले हिस्से में देखिए पाठ के अगले हिस्से में बच्चों हम पढ़ेंगे कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। अब नानी के वचन अनुसार देखिए क्या हुआ। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, अब आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में रोक दिया गया, यानी कि एक होनहार लड़का। मेरी माँ की शादी किससे हुई? अब लेखिका बता रही है उनकी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, होनहार लड़का अच्छे लक्षणों वाला, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पैतृक पैसा धेला नहीं था। पुश्तैनी होता है पैतृक, यानी कि खानदानी पैसा उनके पास नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में, एक तो मेरी नानी के चक्कर में और दूसरा गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने वाली औरत बनने पे मजबूर हो गई, हेल्पलेस हो गई पूरी तरह वो लेडी। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती, यानी कि वो इतनी नाजुक थी। मेरी जो माँ थी खादी की साड़ी पहनती थी, खादी की साड़ी उन पे इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर कहीं झटका ना खा जाए, ऐसे हो जाता था। रात रात भर जाकर वो उसे पहनने का अभ्यास करती थी, रात रात भर प्रैक्टिस करती थी किस तरह इस साड़ी को पहना जाए अच्छे से, जिससे दिन में, जैसे कि घर में सुबह घूमना है, कोई काम करना है, सारे लोग उसे देख रहे हैं, तो दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, मतलब कमज़ोर थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी, अब लेखिका बता रही है उनकी दादी क्या कहती थी, उनकी दादी की सोच कैसी थी, क्या कहती थी उनकी माँ के बारे में, कि हमारी बहू तो ऐसी है कि दो ही पहुँची और छीके पे टांग दी। अपनी बहू के बारे में बता रही हैं लेखिका कि किस तरह दादी अपनी बहू के बारे में कहती थी कि हमारी बहू तो इतनी नाजुक है कि धोई पोंछी, पोंछी मतलब पोंछने का जो कपड़ा होता है, जो बड़ा मलमल सा कपड़ा जैसे आप कह सकते हैं, और उसे दीवार पे हम हुक पे टांग देते हैं, तो उस तरह मेरी माँ जो थी वो इतनी कमज़ोर थी बेचारी। गनीमत यही थी, सेटिस्फेक्शन इस बात की थी, संतोष की बात इसी में थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी कि घर में किसी ने उन पर दबदबावा नहीं बनाया, उनके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया कि लाइफ को इस तरह ना जियो, इस तरह जियो। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। कहता कि ऐसा क्यों नहीं किया घर वालों ने, क्यों दबदबा नहीं बनाया, तो उसके दो कारण थे। अब उनके स्वभाव के बारे में बताने जा रहे हैं माँ के। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह, तमाम बाशिंदे क्या होते बेटा? रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, उनके ससुराल वाले भी साहबों से खास से अभिभूत थे, यानी कि इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। और मेरे नाना यानी कि जो लेखिका के नाना थे वो पक्के साहब माने जाते थे, यानी कि अंग्रेजी स्टाइल के, अंग्रेजी सूट बूट पहनने वाले। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। कहता उन्हें कास्ट से तो हिंदुस्तानी जाना जाता था, लेकिन बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, सब में अंग्रेजियत की शख्सियत झलकती थी उनमें, यानी कि सब में ऐसा लगता था सारी चीज़ों में कि अंग्रेज हैं वो। और मज़े की बात ये थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब
इस बात में उन्होंने ये दिखाया है, इस पे कटाक्ष कर दिया, इसमें व्यंग कर दिया उन्होंने कि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो है कौन लोग? अरे वही लोग हैं ये जो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े फ़ैन थे। गांधी हो, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, यानी कि जेब खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोहरत यानी कि एक नाम जो मिल जाता ना आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, जैसे गांधी जी ने कमा लिया, नेहरू जी ने कमा लिया, वैसे ही फेम, वैसा ही यश कह रहे इन्होंने कमा लिया। तो दबदबा उसके साथ भी ससुर का था, लेकिन लड़के पे जो दबदबा था, जो रुआब था, वो सोसाइटी में किसका था? उनके अपना नाम का नहीं था, बल्कि साहबी ससुर का था। ससुर जो थे बड़े वो क्या कहते हैं, मैंने आपको आगे भी बताया कि पक्के साहब माने जाते थे, यानी कि बड़े सूट बूट पहनने वाले। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? कहते इससे रोमांटिक और कोई कथा होती क्या? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म होता है जादू, यानी कि मैजिक का कोई एक्ट ऑफ मैजिक, कहानी को और अच्छा गाढ़ा बना दिया ये और सुंदर बना दिया। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, यानी कि माँ का अपना स्वभाव था, अपना व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती झलकती थी, नज़ाकत मतलब डेलिकेसी कितनी थी उनमें, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, यानी कि एक तो वो दुनिया वालों के साथ स्पष्टवादिता थी। स्पष्टवादी मतलब जो बात है उसको मुंह पे बोलना और निष्पक्ष होकर बिना किसी से डरे। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई मालूम ही नहीं होती थी। कहते इस तरह वो घर वालों से घुल मिल गई थी कि वो परी जात से कम, वो जादू से कम दिखाई ही नहीं पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी कि उनसे कोई, कहते हैं ना कोई ठोस काम होते हैं कि जो काम नाजुक स्त्री से ना करवाए जाएं। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, लेकिन कोई भी काम होता था, चाहे वो कठोर काम है, कोमल काम है, तो उसके लिए उनकी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और दबदबा इतना था, दबदबा नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि पत्थर की लकीर की तरह उनकी हर बात को सारे घर के लोग जो थे वो मानते थे। और ठोस काम यहाँ पे मतलब क्या हो गया, जैसे घर में आटे की चक्की पीसना या दान कूटना, ये सारे काम उनसे नहीं कराए जाते थे, माँ से नहीं कराए जाते थे। अब बच्चों अगले हिस्से में पढ़ते हैं हम, क्या है अगले हिस्से में। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल। ऐसा क्यों कहा? अब हाथी क्या होते हैं? हाथी को सजाया जाता है, फिर हाथी को शहर में निकाला जाता है, सजा सवार कर झांकी निकाली जाती है। तो कहता है कि ये जो कठोर काम है ना, ये सारे काम करने के लिए तो बैल हैं। यानी कि बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, यानी कि हमारे पालन पोषण में सिर्फ माँ का ही कोई इतना योगदान नहीं था जितना दादी का था। या फिर जेठानियाँ, माँ की जेठानियाँ कौन होती हैं? जो पिताजी के भाई होते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं। तो उनकी जो वाइफ्स थी उन्होंने हमें पाला पोसा। उसके अलावा पिताजी का कम योगदान नहीं रहा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पाला पोसा। पर ठोस काम ना करने का ये मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि आज़ादी का जोश नहीं था माँ के मन में, वो पूरा था, लेकिन घर का काम करने में थोड़ी सी वो कतराती थी ज़रूर, इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे कह सकते हैं। वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही थी। आज़ादी का जुनून पूरा था, जोश पूरा था। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, जिस तिस मतलब किसी से भी पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। माँ जो भी काम करती थी वो किसी से पूछ के नहीं करती थी, अपने तरीके से, अपने वे से करती थी। हमने अपनी माँ को, अब देखिए लेखिका क्या कहना चाह रही है, लेखिका यहाँ पे बता रही है कि उसकी माँ में भारतीय माँ जैसी विशेषताएं क्यों नहीं थी। तो हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, मतलब प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। यानी कि जिस तरह लेडीज़ माएँ जो होती हैं वो अपनी बच्चियों को सीख देती हैं कि दूसरे घर जाना है, तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी बहू बनना है, ऐसी उन्होंने हमें कभी कोई लेसन नहीं सिखाया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, कहता कुछ तो अपनी बीमारी के कारण परेशान थी, वो घर बार संभाल नहीं पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, इंटरेस्ट भी नहीं था उन्हें। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट की, कई लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं होता घर के कामकाज में, तो सबसे बड़ा कारण तो यही था कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था घर बार संभालने में।
उनका ज़्यादा वक्त बीतता था किताबें पढ़ने में, बाकी वक्त कहाँ बीतता था लिटरेचर में, साहित्य चर्चा करने में, या संगीत सुनने में, म्यूज़िक सुनने में। और ये सारे काम जो करती थी ना, सारे काम बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल परंपरा के अनुकूल दादा दादी जहाँ उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, यानी कि उनके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं कहते थे घर में कि ये ऐसी है, इसे काम में इंटरेस्ट नहीं है, कोई काम नहीं करती है, बच्चों का पालन पोषण नहीं करती, ऐसे दादा दादी बिल्कुल नहीं थे। वो कुछ नहीं कहते थे, उन्हें किसी विशेषण नहीं रखा था, उनके लिए कोई विशेषण नहीं रखा था कि ये ऐसी है। ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, और वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो बहू है वो आम औरत बने, और किसी तरह उनकी आलोचना भी नहीं करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? लेखिका कह रही है यहाँ पर कि सब उन पे इतना विश्वास क्यों करते थे, ऐसा क्या था, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ना तो एक अच्छी पत्नी थी, ना माँ थी, ना बहू थी, फिर ऐसा क्या था उनमें? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आया। बस एक तो ये कारण समझ में आता था कि उनके जो पिताजी हैं वो साहबी खानदान के थे। इसके अलावा कहती हैं लेखिका कि मेरी समझ में 2 ही कारण हैं। क्या? वो कभी झूठ नहीं बोलती, यानी कि हमेशा सच बोलती थी, सत्यवादी जिसे आप कह सकते हो। और वो एक की गोपनीय बात को, यानी कि किसी की सीक्रेट बात है तो दूसरे पे कभी जाहिर नहीं होने देती थी। अगर सुन भी लिया तो उसे अपने तक रखेंगी, दूसरे तक जाहिर नहीं होने देंगी। पहले के कारण तो उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था कि वो सत्यवादी थी, जो भी बात होती थी स्पष्ट रूप से सबके मुंह पे कह देती थी, तो घर वालों की बड़ी रिस्पेक्ट मिली हुई थी इस वजह से। दूसरा कारण कि वो किसी की सीक्रेट बात दूसरों को नहीं बताती थी, इसलिए बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी उन्हें, यानी कि बाहर वाले जो दोस्त बने हुए थे वो इसी कारण से थे कि हमारा सीक्रेट बाहर नहीं जाने वाला। दोस्त वे हमारी भी थी, लेखिका बता रही है कि वो हम भाई बहनों की भी दोस्त थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ की भूमिका थी, माँ का जो रोल था, वो हमारे पिताजी ना बहुत अच्छे से, हमारे पिताजी बहुत अच्छी जिम्मेदारी से निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पे कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो, यानी कि परेशान हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, अब इस हिस्से में क्या बताया गया बच्चों कि छोटे से घर में लेखिका बता रही है कि माँ जो है वो 6 बच्चों के साथ, सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व, प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी, अपनापन बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हुए। कहते हैं इतनी छूट थी, घर पे किसी तरह का किसी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए हम 3 बहनें, लेखिका की जो 3 बहनें थी वो भी लेखिका बन गई, और उनका जो छोटा भाई था वो भी लेखक बन गया। अब अगले हिस्से में देखिए लीक से खिसके, यानी कि लीक से खिसके मतलब कुछ हटके काम करना। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। कहता है कि मैं, लेखिका बता रही है कि वो अपनी माँ से प्रभावित थी, नानी से प्रभावित थी, इतना तो बहुत था। अरे ये तो छोड़िए, गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब लेखिका और किससे प्रभावित हो गई? अपनी परदादी से, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी कि उन्हें हमेशा ऐसे काम करने का मज़ा आता था कि हटके हों। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल होता है कृपा से, खुदा की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। कहता कि वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि उनके पास ज़्यादा धोतियाँ हों, ज़्यादा साड़ियाँ हों, तो वो जब भी 2 से ज़्यादा साड़ियाँ हो जाती थी तो तीसरी इच्छा रहती थी कि तीसरी को दान कर दे, किसी को दे दे। अब मृदुला गर्ग यानी कि जैन समाज में थी, तो जैन समाज में अपरिग्रह ना एक उनका कस्टम होता है, रीति रिवाज है, जिसमें हम कलेक्शन नहीं करते ज़्यादा चीज़ों का, संग्रह नहीं करते, तो इसकी सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। और ये ऐसा कोई काम भी नहीं था ये कि अगर 2 से ज़्यादा धोतियाँ या साड़ियाँ नहीं इकट्ठी कर रही हैं तो इसे बिरादरी से बाहर की कोई हरकत मानी जाए, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, यानी कि प्रेग्नेंट हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। मेरी परदादी ने लीक से हटके काम क्या किया? ये काम कर दिया। उन्होंने ईश्वर से ये मन्नत मांगी, ये विश मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। लेकिन जबकि क्या होता है हमारे समाज में, ये माना जाता है कि पहला बहू का बेटा जो होता है वो लड़का हो जाए तो अच्छी बात होती है। ऐसी सोच उनके घर में बिल्कुल नहीं थी, खुले विचारों वाली औरतें थी सब। तो उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, ये गैर रवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती होता है जो सुनी सुनाई ना हो, ऐसा कभी समय में सुना नहीं हो।
तो उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा यानी कि गुप्त रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया उसका। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अरे कैसी परदादी है, क्या विश मांग रही है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। अब कोई ऐसी वजह भी नहीं मिली कि ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में लड़कियां नहीं थी, लड़कियां भी थी। ऐसा भी नहीं था कि दादा के बहनें नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, दादा की बेटियां भी थी। तो उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। ये भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी कि कन्यादान नहीं किया तो कन्यादान को पूरा करने के लिए मैं अपनी पतोहू के लिए बेटी चाह लेती हूँ। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। कहता अब माँ जी ने अपनी तरफ से इसमें कोई सफाई नहीं दी। अब जब परदादी ने विश मांगी ली है, दादी क्या कहती, बल्कि बदस्तूर यानी कि नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, विश मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, उनके गांव का नाम था नकुड़। तो उनके गांव का जो नाम था नकुड़, उसमें भी बहुत सारी परदादी के किस्से हैं, वो भी सुनेंगे आगे। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार के, यानी कि माँ का भगवान के साथ सीधा कनेक्शन। इधर वो तार खींचती, यानी कि इधर से विश मांगी, उधर भगवान जी ने तथास्तु कह के टन टन बजा दिया, यानी कि टन से तथास्तु बजा दिया, पूरी विश कर दी उनकी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी, यानी कि लेखिका की जो दादी थी वो पहली दफ़ा में तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। पर परदादी की ये जो विश है वो किस कदर रंग लाएगी इस बात का भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था। अब अगले हिस्से में पढ़ते हैं बच्चों। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। अब भगवान क्या थे वो भी कंफ्यूज हो गए। लड़की की गैर वाजिब यानी कि अनुचित इच्छा यानी कि प्रार्थना सुनकर भगवान भी कंफ्यूज हो गए। और उन्होंने क्या किया, एक ना दो ना पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पे उतार दी। उन्होंने एक विश के चक्कर में 5 कन्याएं दे दी घर में। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, वो भी कंफ्यूज हो जाते थे, घबरा जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। अब इस पाठ में आप पाठ के इस हिस्से में सुनेंगे कि नकुड़ गांव में माँ जी का और नामी चोर का क्या किस्सा हुआ था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। पहले क्या होता था, मर्द लोग जो थे ना, जब शादी होती थी गांव में तो मर्द लोग जो थे वो जाते थे बारात में, औरतें नहीं जाती थी। औरतें जो थी वो सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह क्या होता है कि औरतें रात भर जागती हैं और कोई गाने बजाने का काम करती हैं, कोई एक्टिविटी ऐसे करती हैं। तो नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। कहता कब चोर घर में घुसाया किसी को नहीं पता, क्योंकि नाच गाने की सब तरफ आवाज़ें आ रही थी, ढोलक की आवाज़ें थी, किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। लेकिन चोर की किस्मत देखिए कैसी थी, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। एक्चुअली जो दादी थी ना, उनका कमरा कोई और था। वो अपने कमरे में उस दिन नहीं सोई। क्यों नहीं सोई? क्योंकि उस दिन औरतें ये जो जगह मना रही थी, ढोलक बजा रही थी, नाच गाना कर रही थी, तो उनके शोर शराबे के कारण माँ जी आकर दूसरे कमरे में सो गई। अब चोर को क्या पता, पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। अब जिस कमरे में घुसा उसमें उसने देखा माँ सोई हुई है, माँ जी सोई हुई है। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठाकर, ज्योग्राफिया होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिमाग में एक नक्शा बिठा के आया था। यहाँ ये सोता है, इस टाइम यहाँ पे ये होगा, इस टाइम यहाँ पे ये कोई नहीं होगा, तो मैं घुस जाऊँगा और यहाँ पे चोरी कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी किस्मत ख़राब निकली। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसे क्या पता था आई दादी आके यहाँ सो जाएगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, यानी कि कच्ची नींद। चोर के दबे पाँव की आहट से खुल गई। अब वो जाग गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान होता विश्वास से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जवाब भी कैसा दिया चोर ने? पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं? चोर झिझक कर रह गया, कंफ्यूज हो गया चोर। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। कुएं का पानी तरीके से कहता छान के ले आइयो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पे कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। अब वो चोर हैरान हो गया कि इन्होंने कैसे पता चल गया अंधेरे में।
भगवान से उनका ताज जुड़े होने की खबर तो सबको थी गांव में, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माची ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब वो घबराहट के मारे उसके मुंह से निकल गया, मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला। कहता चोर होगा तू, माँ ने कहा चोर होगा, पर मैं तो प्यासी हूँ, मुझे पानी तो पिला। पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ी हो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाई हो, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर भरियो। कहता हाथ धो ले और पानी जो है वो कपड़े से छान कर भर ले। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? कह रहे अब कौन मुझे पानी पिलाने आएगा, तू ही है चोर जो आया है, तो तू ही पिला। अब भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया मतलब घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ, मतलब पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा मतलब कस के पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। अब आधा पानी खुद पिया, बाकी चोर को पिला दिया। बचाना था उसको, कैसे बचाया उसने देखिए, और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब उसी लोटे से उसको पानी पिला के चोर को किस तरह देखो उसने चोर के हृदय का परिवर्तन कर दिया। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। अब चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। अब माँ ने पानी पिला दिया, एक लोटे से पानी पिया, माँ बेटे बन गए। अब वो बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे। अब लेखिका बता रही है, जब मैंने उसे देखा तो बड़ा बेचारा भला मानस लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था ये चोर है। डरा डरा सा लग रहा था, हैरान सा लग रहा था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। कौन दो सन की बुढ़ियाँ? एक तो उनकी परदादी और दूसरी नानी, यानी कि दोनों के स्वभाव से जो लेखिका थी वो बहुत प्रभावित हुई। दोनों लेडीज़ जो थी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। अब ऐसा भी नहीं था कि कोई हीन भावना उनके मन में आई कि माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी रही, ना देश की आज़ादी को लेकर वो रोमांटिक रही थोड़ी सी। ठीक है, तो बच्चों वीडियो में मैंने मेरे संग की औरतें पार्ट 1 यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने क्या क्या समझाया, थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि लेखिका ने कभी अपनी नानी को नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, लेखिका की माँ की विशेषताएं क्या थी, लेखिका के दादी के घर का माहौल कैसा था, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, या फिर परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत ही क्यों मांगी, जहाँ डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पे लाया जा सकता है, जैसे कि चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। तो वीडियो के इस हिस्से में यानी कि मेरे संग की औरतें पार्ट 1 में आपको मैंने इतना कुछ बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न अभ्यास के पहले 5 प्रश्न इस वीडियो में ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, और दूसरी वीडियो में मैं आपको पाठ का बचा हुआ हिस्सा समझाऊंगी और बाकी प्रश्न उत्तर भी आपको बता दूंगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी अपनी दूसरी वीडियो के साथ, पार्ट 2 मृदुला गर्ग की कहानी मेरे संग की औरतें। धन्यवाद।